न जाने क्यों आज आईना देखने में भी शर्म आ रही थी। बरसों पहले मेरी खूबसूरती को दिखाने वाला चेहरा आज मुझे ही बदसूरत खासियत से मुझे डरा रहा था। मेरी गलतियों की कोई माफी भी नहीं थी। क्या कसूर था उसका? सही कि उसने यह अर्शपति का फर्ज निभाया था? क्या गलत किया था और मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी? मुझे आज खुद शर्म आ रही थी उसने अपने ऊपर जब मैंने आज 25 साल के बाद उसे मेले में उसकी पत्नी के साथ देखा। पर मैं अब सब को क्यों बता रही हूँ? क्या मैं उसके 25 साल वापस कर सकूंगी? कभी नहीं। वक्त है वापस नहीं ला सकती, पर आप लोगों को अपना जुर्म जरूर बताऊंगी। पूरी दुनिया को बताऊंगी। यही मेरी सजा है, ताकि आज आप भी मुझ जैसी लड़की सावधान रहे। आइए चलते हैं आज 25 साल पहले पीछे। माया मनी मेरी कहानी। और किसी लड़की के लिए उसका मायका बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो अपने जीवन का लगभग आधा समय मायके में ही व्यतीत होता है, लेकिन शादी होने के बाद वही मायका पराया भी हो जाता है। उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। उसके मायके और ससुराल के बीच एक रेखा खींच दी जाती है, और मेरा ऐसा ही मानना है कि उस मर्यादा रेखा के अंदर ही औरत का मान सम्मान है। रेखा पार करते ही मान सम्मान सब चला जाता है, चाहे मायके है या ससुराल। और एक लड़की के लिए यही सबसे अग्नि परीक्षा होती है, मर्यादा में रहकर दोनों परिवारों को खुश रखना। अभी शादी के 2 साल बीते ही नहीं हुए थे, इतने लड़ाई झगड़े। जो भी देखता यही कहता है कि ऐसी शादी से तो आजीवन कुंवारे अच्छे। माया जब बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसे जो सही लगता वही सही होता। राजू ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन 2 सालों में माया ने कभी भी ससुराल को अपना घर नहीं समझा, और यही बात थी जो माया भी अपने ससुराल वालों के दिल में जगह नहीं बना पाई। माया की शादी एक छोटे से गांव पहाड़पुर में राजू के साथ हुई थी। राजू के घर में खेती बाड़ी होती थी। इकलौता बेटा था। अपने माता पिता का समय के हिसाब से अपने जमाने में हाई स्कूल पास था और पूरे गांव में सबसे होनहार था। पास ही के गांव में प्रधान की बेटी माया, वो भी अपने गांव में के स्कूल से ही 5 पास से आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे गांव जाना पड़ता, इसलिए 5 तक पढ़ने के बाद घर बिठा दिया गया। लेकिन प्रधान की बेटी थी, इसलिए अपने आगे किसी इंसान को इंसान नहीं समझा। 16 साल की उम्र में ही शादी हो गई। राजू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जाने कितने सपने और कितने उम्मीद थी जो कि माया के ठेरी पर कदम रखते ही खत्म हो गई। शादी के दूसरे दिन ही माया अपने रूप दिखाने शुरू कर दिए। राजू के मामा को बेटी कंचन बचपन में ही राजू के यहाँ ही रहती थी। भाभी चलो बुआ बुआ बुला रही हैं, क्यों कुछ काम है क्या? माया ने चिढ़क कर पूछा। जी भाभी, आज तो आपको खाना बनाना है घर पर। अच्छा, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। हमारे यहाँ तो काकी ही खाना बनाती है। कोई बात नहीं भाभी, ये तो एक रस्म है। मैं हूं ना, आपकी मदद कर दूंगी। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। माया इतनी बेरुखी से बोला कि कंचन सहम गई। पूरा 1 घंटा हो गया था, लेकिन माया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बुआ, सब खाना तो बन ही गया है, पर भाभी तो आई ही नहीं। जाओ, एक बार फिर से बोल आओ ना। बुआ ही, मैं नहीं जाऊंगी, भाभी से तो डर लगता है। विमल जी हंस दी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। विमला जी ने कमरे में पैर रखा तो बहू रानी अभी चादर ताने सो रही थी। नहीं नवेली भाभी अभी जिम्मेदारी नहीं समझी, या सब सोचकर वो बहुत ही शांति से साथ बोली। माया बेटा उठो, आज ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है। पूरा खाना बन गया है, बस खीर में शक्कर डाल दो। क्या है, कोई सोने भी नहीं देता। खाना खाना, सुबह से खाना खाना ही किरट लगाए हुए हैं। बेचारी विमला जी का क्या बोलती। तैयार होकर बाहर आ जाओ। इतना कहकर वो दुखी मन से बाहर आ गई। इतरा हुआ चेहरा देखकर कंचन बोली, बुआ भाभी तो ठीक से बात भी नहीं करती हैं। कोई बात नहीं, घर में सारे रिश्तेदार हैं, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। भाभी आ तो रही है ना, बोल दिया है। माया आधे घंटे बाद माया कमरे से बाहर आई। खीर में शक्कर डालकर शुभ कर दिया और एक कटोरी खीर परोस कर भगवान के सामने रख दिया। सभी रिश्तेदार ने माया के को नेक में कुछ न कुछ जरूर दिया। इतना मिलने के बाद माया बहुत खुश थी। विमला जी के कहने पर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती गई, लेकिन चेहरे पर किसी के लिए भी प्रेम भाव की झलक नहीं थी। उसका इतना रुख स्वभाव देख सभी लोग थोड़ा निराश हुए, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगी कहकर लोगों ने विमला जी को समझाया। सारे मेहमान चले गए थे। शाम का खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। माया भी सोने की तैयारी में ही थी, तभी राजू ने कमरे में प्रवेश किया। राजू को देख माया थोड़ा शर्मा गई। फिर बैठो माया, खड़ी क्यों हो गई? माया, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, चलो अच्छा है। कोई भी दिक्कत हो तो माँ से बता देना। कंचन अपने हाथों
अपने साथ ही रहती है, तुम्हें कभी भी अकेलापन ना लगेगा, बहुत अच्छी है स्वभाव में। सुनो, ये क्या तुम्हें नींद आ नहीं रही है? मुझे तो बहुत जोर से आ रही है, माया ने रूखे स्वर से राजू से कहा। आज भी तुम्हारे घर वालों ने मुझे सोने नहीं दिया, सुबह से बस खाना खाना। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो घर की रस्म है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो सोने दो, माया झल्ला कर बोली। मैं तुम्हें आज की रात भी नींद आ रही है? हाँ, पर मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, सोचा था जब मिलोगे तो खूब बातें करेंगे। राजू के शब्दों से निराशा थी। देखिए, मैं अभी बहुत थकी हूँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो बाहर चले जाओ। मैं माया के मुंह फेर कर सो गई। राजू निराश था, उसकी पहली रात के पूरे अरमान धरे के धरे रह गए। आंखों में नींद कहाँ थी। सोचा था कि दोनों मिलकर खुली छत पर रात भर बातें करेंगे, आने वाले भविष्य के बारे में सपने अपने एक ही रात में एक साथ मिलकर देखेंगे, पर माया ने सारे सपनों पर पानी फेर दिया। वह निराश मन से सो गया। अगली सुबह मुरझाई हुई थी। राजू का चेहरा देखकर विमला जी मन भी उदास हो गए। वह सोच रही थी कि कहीं माया से राजू की शादी गलत तो नहीं कर दी हमने। हम सब कुछ नहीं हो सकता। 9 बज गए थे, माया अभी तक सो रही थी। कंचन खाना खा बनाकर स्कूल भी चली गई। राजू और राजू के पिता हेमू भी खेतों में वापस आने वाले थे, किंतु माया को सोने से ही फुर्सत नहीं थी। विमला जी ने गुस्से पर काबू रखते हुए माया को आवाज लगाई, माया उठो, माया उठो। कई आवाजों के बाद माया ने कोई जवाब नहीं दिया। विमला जी उसके कमरे में पहुंच गई। माया उठो, 9 बज गए हैं, उठो उठो अभी। माया, क्या तुम्हारे घर में सब ऐसे ही सोते हैं? सब तो नहीं, मैं सोती हूँ। अच्छा माया, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें जल्दी उठकर घर के कामकाज देखना चाहिए। अच्छा, अभी आती हूँ कहकर माया फिर से सो गई। विमला जी अपना साफ मुंह लेकर वापस आ गए। अब ये तो बातें रोज की थी। माया ना तो घर के किसी को भाव देती और ना ही राजू को पति समझती थी। पूरे दिन कमरे में ही घुसी रहती। विमला जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1 साल हो गया था शादी का। एक दिन माया राजू से बड़े प्यार से नहीं बोली, सुनो, हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, माँ से ले लो। उनसे नहीं, आपसे चाहिए। कितने चाहिए? 20,000। 20,000? राजू के लिए तो 20,000 बहुत अधिक थे। हाँ, इतने पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? तुम 1 साल से हो इस घर में, तुम्हें मालूम नहीं? वैसे तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? मुझे गले का हार बनवाना है। अभी पैसे नहीं है, जब होंगे मिल जाएंगे। राजू कमरे से बाहर चला गया। माया ने उस दिन के बाद किसी से बात भी नहीं की और ना ही खाना खाया। जब विमला जी की यह बात पता चली तो उन्होंने माया को अपना हार देकर माया के गुस्से को शांत किया। आखिर बाद में भी तो माया का ही था, लेकिन माया ने इसका गलत फायदा उठाया। अब वो बार बार नई नई फरमाइश करने लगी और सब लोग घर में शांति बने रहे सोचकर उसकी फरमाइश पूरी करते रहे। अब ये माया का रोज का काम हो गया था। न जाने क्यों नजदीकियां तो रिश्ते में कभी थी ही नहीं, अब दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। माया, तुम्हें किस चीज की कमी है? सब कुछ तुम्हारा ही, फिर क्यों तुम आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाई? एक दिन राजू ने परेशान होकर कहा, मेरा घर है तभी तो यहाँ हो, पर यहाँ के लोग वहाँ जैसे नहीं है। हर समय पाबंदियों से मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं तुम्हारी बातों में का मेरा पास कोई भी जवाब नहीं है। उल्टा मुझे ये लगता है कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं हूँ। एक काम करो, मुझे मेरे घर भेज दो, ये रोज के झंझट ही खत्म हो जाएंगे। मायके चले जाना ही कोई भी समस्या का हल नहीं होता। ये तुम्हारा घर है, करना है क्या है, थोड़े बहुत काम और सबसे प्यार से पेश आना। नहीं, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरा दम घुटता है यहाँ। तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर शादी ही क्यों की थी? माँ बाप ने कर दी इसलिए। कोई और पसंद था? अब इन बातों का क्या मतलब? अगर था तो क्यों बताती तो क्या शादी ना करते? हाँ, राजू रात भर सोकर ना सका और अगले दिन माया के घर खबर कर दो, आकर माया को ले जाएं। उसे मुझसे इस घर में मुक्ति चाहिए। क्या बात कर रहे हो बेटा? समाज में कितनी हंसी हो जाएगी। हाँ माँ, जानता हूँ, पर ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? वो भी परेशान है, हम भी। और माँ, किसी भी घर को अपना समझने के लिए 2 साल का समय बहुत होता है। पर बेटा, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा माँ? यही सोच लेंगे शादी नहीं हुई। और माँ, ये सच भी है कि सिर्फ 7 फेरे का नाम ही शादी नहीं है। पर अगर दिल ना मिले तो? इतना सुनकर विमला जी चुप हो गई। वो समझ गई थी कि उनका बेटा परिस्थितियों और किस्मत से हार मान चुका है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख उनका दिल बैठा जा रहा था। 3 दिन बाद माया के पिताजी उसे लेने आ गए, पर शादीशुदा बेटा अगर ससुराल छोड़कर घर आ जाए तो माता पिता को भी समाज को जवाब देना होता है। इसलिए माया के माता पिता भी घबरा गए।
उन्होंने अपने दामाद से रूखे स्वर से पूछा, आप मुझसे नहीं अपनी बेटी से पूछिए, उसे क्या परेशानी है। माया, तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ? उसके पापा ने माया से तीखे स्वर से पूछा। कहो दिया नहीं रहना, मैं यहाँ बंधन में नहीं रह सकती। रात दिन ये मत मत करो, वो मत करो, मेरा दम घुटता है, मुझे आज़ादी चाहिए। बेटा अब यही तेरा घर है। माया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भैया जब बहू यही नहीं रहना चाहती तो आप ले जाइए। जब कभी उसे लगे कि उसे आना है बता देना, हम ले आएंगे। विमला जी ने माया को पिता से कहा तो माया के पिता बुझे मन से माया को लेकर चले गए। उसके जाने के बाद पूरा घर हल्का हल्का रह गया। जैसे भी थी तो घर की बहू ही राजू, विमला जी और कंचन माया के जाने के बाद बहुत रोए और सब एक दूसरे को समझाते रहे। माया के जाने के बाद राजू ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। इधर मैके आकर माया बिल्कुल आजाद हो गई थी। माता पिता पहले भी कुछ नहीं कहते थे और अब भी यही सोचते थे कि किसी दिन तो खुद ही बोलेगी मुझे मेरे घर जाना है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा दिन पूरे गांव में इधर उधर घूमना और नौकरों पर हुकूमत चलाना, तेज तो ही लड़ने में, इसलिए कोई भी पूछने की हिम्मत ना करता। साल भर होने को आया था। राजू बहुत उदास रहता था, पहले माया के कारण और अब बाहर वालों के जवाब देते देते थक गया था। विमला जी ने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन राजू खेत में पानी लगा रहा था, किसी बात को लेकर, पास वाले खेत को लेकर दीनू ने उसे झगड़ा हो गया। बात बढ़ गई और दीनू ने भी सीधे उसकी दुखती राख पर वार कर दिया। दीनू अभी पूरे खेत में पानी पहुंचा ही नहीं और फिर 1 घंटे के बाद हैंकम से कम 1 घंटा तो पानी चलने दो। अरे राजू क्या करोगे खेती करके, बच्चे तो है नहीं, आगे खेती संभालेगा कौन? अरे औरत को संभाल लेता तो खेती का मजा ही कुछ और होता। वैसे घर वाले चलो क्यों गई? राजू के पास दीनू की बातें का कोई भी जवाब नहीं था। चुपचाप घर चला आया। उस दिन खाना भी नहीं खाया। विमला जी ने सोचा परेशान है, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाएगा, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली तो कुछ आहट सुनकर राजू के कमरे की ओर भागी। वहां जाकर देखा तो राजू ने जहर खा लिया था। विमला जी की चीख पुकार सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। रात भी इतनी जल्दी तो डॉक्टर ने का विमला मिलना मुश्किल था। कंचन नमक पानी ले आई, राजू को जबरदस्ती पिलाया गया। वो पानी नहीं चाहता था, पीना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो तो जिंदा ही नहीं रहना चाहता था, उल्टी कर रहा था और बीच बीच में माया को याद कर रो रहा था। फिर माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ माया को बुला दो, आखिर बार देखना चाहता हूँ अपने बच्चे को ऐसी हालत देख। राजू के पिता हेमू ने साइकिल उठाई और आधी रात को ही माया के घर का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात दरवाजे पर कौन हो सकता है, यही सोचते प्रधान जी ने दरवाजा खोला। सामने हेमू को देख घबरा गए वो पूरे साल बाद। अरे आप आइए, अंदर आइए भाई साहब, हेमू की तबीयत बहुत खराब है, मैं बहू को याद कर रहा। अरे क्या हुआ उसे? रास्ते में सब बता दूंगा, बस बहू को बोलिए साथ जाने के लिए। पर माया ने रात में जाने से साफ मना कर दिया। कल सुबह जाऊंगी। इतनी रात भला कौन जाएगा? माया तुम्हें साथ में जाना चाहिए। माँ जिद मत करो, मुझे नहीं जाना। बस माँ ने माया के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसकी विद्रोह की भाषा और अधिक भड़क गई। कहाँ नहीं जाना है, सब बहाने हैं, कुछ नहीं हुआ उसे, और आप लोग भी नहीं रखना चाहते तो बता दीजिए, किसी भी कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। माया नहीं गई और लेकिन प्रधान जी साथ में गए और अपने डॉक्टर को भी लेकर गए। राजू की हालत बहुत खराब थी और वो माया का नाम ही बड़बड़ा रहा था। नमक पानी पीकर उल्टी करने से जहर का असर कम हो गया था। थोड़ी देर बाद राजू सो गया। होश में आने के पर माया को न देख निराश था। उसके मन में माया से मिलने की उम्मीद थी। अब उसने उस सामने ना पाकर उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी। प्रधान जी राजू के मन से माया को इतना प्रेम, बहुत दुखी हुए। उन्हें दुख था कि उनकी जिद्दी बेटी राजू से प्यार को समझ ना पाई। राजू के पास पूरी रात बैठे रहे और साहब सुबह वापस आते हुए हेमू के आगे हाथ जोड़ दिए। भाई साहब माफ कर देना, मेरी बेटी के कारण आपके बेटे की यह हालत हो गई। पर भाई जी ऐसा कितने दिन चलेगा? विमला जी धीरे से बोली। माया का पिता हूँ मैं, बहन जी बोलना तो नहीं चाहिए, पर मेरे विचार से आप चाहे तो राजू की दूसरी शादी कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतना कहकर प्रधान जी रोते हुए बाहर चले गए। प्रधान जी की बात हेमू को भी ठीक लगी, जो अपने पति को देखने में भी आई, उससे क्या उम्मीद करना। और फिर राजू के लिए लड़की देखना शुरू हुआ।
पहले राजू शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माता पिता के आग्रह पर तैयार हो गया। बहुत जल्दी एक गरीब घर की लड़की से राजू की शादी हो गई। लड़की सुंदर और समझदार थी। बहुत जल्दी ही राजू और उसके परिवार में उसने अपनी जगह बना लिया। राजू भी उसके प्यार में खोकर पिछली जिंदगी और माया को पूरी तरह भूल गया। अब माया पूरी तरह आजाद थी। सारा दिन इसके उसके घर बैठती और जिस घर में चली जाती वहां झगड़ा निश्चित होना था, चाहे वो पति पत्नी हो या सास बहू। झगड़ा तो पक्का ही। धीरे धीरे लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे और कोई ठीक ठीक से बात भी नहीं करता, और अगर बात बढ़ जाती तो लोग मायके में रहने का ताना भी मार देते। पर माया जाने किस मिट्टी की बनी थी, उस पर किसी की बात पर असर नहीं करती। उसकी खास सहेली सोनिया के भाई कल्लू की शादी थी। सोनिया को लेने कल्लू ससुराल जा रहा था। रास्ते में माया मिल गई। अरे कल्लू, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? माया बोली, दीदी सोनिया दीदी को लेने जा रहा हूँ, अगले हफ्ते शादी है, फिर समय नहीं मिलेगा ना, इसलिए शाम तक आ जाऊंगा। अरे अब पास में ही तो है, आ जाएगी। ऐसा थोड़ा ही होता है, ससुराल वाली अपने आप कैसे आ जाएगी, लेना जाना पड़ता है। सब आपकी तरह बहादुर थोड़ी होते हैं। इतना कहकर कल्लू चला गया। जाते हुए जो आखिर बात कल्लू ने बोली वो माया को थोड़ी बुरी लगी। वो ज्यादा ध्यान नहीं दी और सोचने लगी कि हिम्मत तो चाहिए अकेले आने की। पर मेरे भी तो पिताजी गए थे, लेकिन पर हालात क्या थे ये सोचना माया ने जरूरी नहीं समझा। शाम होने तक सोनिया भी आ गई और अगले दिन ही माया से मिलने जा पहुंची। इतने दिनों बाद दोनों सहेलियां मिली तो बहुत खुश हुई। तभी माया की माँ आ गई। कब आई सोनिया? कल शाम को चाची। तुम्हारे वो भी आए हैं? नहीं चाची, वो तो शादी के 2 दिन पहले ही आएंगे। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं शादी के बाद? तो रुक कर जाओगी? नहीं चाची, उनके साथ ही चली जाऊंगी। ससुराल में इतने ही दिन की इजाजत मिली है, क्यों अपने घर आने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? माया बीच में बोल पड़ी। अरे हम इसमें इजाजत की क्या बात है, वहां भी तो ढेरों काम है, जिम्मेदारी है, जाना तो पड़ेगा ही ना अपने घर। सोनिया की समझदारी देख माया की माँ की आंखें भर आई और वो अपनी माया का मुंह देखने लगी। मैं तो आ गई, मेरे बिना तो कोई काम नहीं रुका। उनको तुम्हारी आदत नहीं होगी, मेरे घर वालों को मेरी आदत हो गई है। थोड़ी देर बाद सोनिया चली गई, लेकिन जाते जाते माया के मन में एक बेचैनी छोड़ गई। शादी की चहल पहल थी, पर सोनिया समय निकाल कर माया से मिलने जरूर आती। दोनों घंटों गप्पे मारती, लेकिन सोनिया कभी भी माया की ससुराल की बातें नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी माँ से माया की पूरी कहानी सुन रखी थी। पर जिस दिन से सोनिया के पति आए, उसने माया के पास आना छोड़ दिया। माया को बुरा लगा। पति के आते ही बचपन की सहेली को भूल गई। शादी का दिन था। माया भी सज धज कर कल्लू के घर पहुंच गई। गले में वही हार पहना जो विमला जी ने दिया था। हार अच्छा था। सब ने पूछा कब लिया। माया क्या बोलती, जवाब देती ना बना कि सास का है, हंसकर रह गई। सोनिया भी खूब सजी। गले में भारी हार तो नहीं था, लेकिन जीवन का असली गहना उसका पति हर पल उसके साथ था, और सोनिया का चेहरा सोने की तरह दमक रहा था। माया, ये मेरे पति है, और सुनिए, ये मेरी सहेली माया है। अच्छी जी, नमस्ते। अकेली ही है? हमारे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं? सोनिया के पति ने पूछा तो माया को कोई जवाब न मिला। तो सोनिया माहौल को समझते हुए अपने पति को लेकर वहां से हट गई। माया को बहुत बुरा लगा। वो शादी छोड़कर घर आ गए और फिर रह रहकर सोनिया का पति और सोनिया याद आ रहे थे। कितनी खुशी थी। सोनिया ना ज्यादा साज श्रृंगार और ना ही कोई गहना, फिर भी सबके आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन सजी धजी माया ने सोने का गहना हार भी पहना, फिर भी क्या था सोनिया के पास जो माया के पास नहीं था? राजू। राजू का चेहरा माया की आंखें के आगे ढूंढने लगा। यही कमी थी। आज पहली बार माया को लगा कि राजू कितना जरूरी था। उसका पति उसके लिए कितना जरूरी था, जो उसका सबसे बड़ा साज श्रृंगार था। आज के इस अवसर पर उसे याद आ गया वो दिन जब आधी रात को उसके ससुर जी उसे लेने आए थे। पर उस दिन हुआ क्या था? पिताजी गए थे पर उसने तो माँ से पूछा भी नहीं था कि उसके ससुराल में क्या हुआ था, उसका पति किस हाल में है। ये सब विचार उसके मन में चल रहे थे। अगले 2 दिन बाद सोनिया भी चली गई, लेकिन एक अकेलेपन छोड़ गई। न जाने क्यों कहीं भी मन नहीं लग रहा था।
माया की बात बात पर गुस्सा आता, सारा गुस्सा घर के नौकरों पर निकलता। समय बीतता गया, गुस्से में भरती चली गई, लोगों की सही बातें भी गलत लगती। सोनिया के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन माया की जीवन नया वही की वही। राजू की याद भी आती, पर अपना दुख किसे बताए। उसे पता था कि राजू ने दूसरी शादी कर ली है और राजू इस घर निर्णय से तब कोई फर्क नहीं पड़ता था। किंतु राजू आज यही सोचता है कि काश ऐसा ना होता, कि एक बार राजू को भी तो आना चाहिए था। अब 10 साल गुजर गए थे। माया की सुंदरता परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले ढल चुकी थी। वो चाहे जितना सच रहे, किंतु वो अपनी पहली वाली नहीं थी। माता पिता भी माया की चिंता में समय में से पहले ही चल बसे थे। कोई भी नहीं बचा था, अगर कोई था तो घर में सिर्फ नौकर, वो भी कितना बात करते। बाहर निकलती तो उसे देख लोग घर के अंदर छिप जाते। अभी भी एक अकड़ बाकी थी, जिसे धन दौलत चाहिए होगी वो बुढ़ापे में सेवा करेगा। बस यही सोचकर मन को तसल्ली देती और मन की परेशानी और भाव चेहरे और बातों में न आने देती। देखते 15 साल और बीत गए। एक दिन दूसरे गांव में मेला लगा था। लोगों के शोर रोज सुनती कि मेले के बारे में, पर जाए तो किसके साथ। लोग मेला देखने जाते, पर उसे साथ लेकर कोई भी नहीं जाता। जरूरत भी नहीं थी किसी की। और अरे, जब मेला अपनी आंखों से देखना है तो फिर क्यों किसी का इंतजार करे। जाना भी तो अपने पैरों से यही है। यही सोच कर निकल पड़ी माया। मेला देखते बहुत सुंदर था। सब कुछ मिल रहा था। झूला, चाट, पकौड़ा, गृह गृहस्थी का सामान, कपड़े, सब कुछ था। पहले तो माया ने पेट पूजा की, फिर झूले की ओर बढ़ गई। टिकट लिया और झूले पर बैठ गई। झूलते झूलते अचानक माया की नजर सामने आगे वाली सीट पर चली गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा गौर से देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। राजू, हाँ ये तो राजू ही था। साथ में गोरी चिट्टी औरत, शायद पत्नी थी। उसकी 2 प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि अब बड़े हो चुके थे, राजू के ही होंगे। राजू को देख उसका चेहरा खिल गया, किंतु अगले ही पल साथ वाली महिला को देख मन उदास हो गया। कितना खुश था राजू उस महिला के साथ, और उसके साथ 2 बच्चे उनके मधुर संबंध की परिचायक थे। माया झूला रुकने का इंतजार कर रही थी, और आज उसका ये इंतजार सालों से इंतजार से भी ज्यादा भारी था। झूला रुकते ही वो जोर से चिल्लाई, सुनिए इधर। राजू अपनी पत्नी और बच्चों को खोया हुआ था, और फिर इतनी भीड़ में आवाज पहुंचना मुश्किल था। क्या जाने कौन सी किसको पुकार रहा है, और अपने पति और बच्चों 2 उसके साथ थे। सुनिए सुनिए करते माया राजू के पास पहुंच गई। अरे राजू, इधर पहचान, मैं माया। कौन? इतना कहकर राजू ने पलट कर देखा। सामने माया खड़ी थी। वो माया जो किसी जमाने में उसकी जान हुआ करती थी, अखरती सांसों से आखिरी ख्वाहिश हुआ करती थी। वो माया को देख स्तब्ध रह गया, फिर खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी से बोला, अहलिया, ये पहाड़पुर के सोगरिकान की प्रधान की बेटी माया है, और तुम आगे चलो मेला देखने में अभी आता हूँ। माया का परिचय या अहिल्या मुस्कुराकर सिर झुका दी और आगे बढ़ गई। वो समझ गई थी कि माया उसके पति राजू की पहली पत्नी थी। और माया, कैसी हो? ठीक हो? तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। उसके साथ आई हो मेला देखने? अकेले आई हो मेला देखने? मैं तो 4 साल लोग खड़े लगते हैं। हाँ, तुमसे तो वैसे भी अकेले ही अच्छा लगता है, इसलिए तो सारी जिंदगी अकेले ही काट दी। ताना मार रहे थे। नहीं, तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? माँ पिताजी कैसे हैं? कंचन जैसी कैसी है? अब तक तो शादी भी नहीं हो गई होगी। माँ पिताजी याद करते होंगे। माँ ने मुझे मन से पूछा, माया तुम कौन सी ऐसी याद छोड़कर गई हो जो घर में, जो तुम्हें कोई याद करता है? फिर शायद तुम्हें याद हो, पर तुम्हें पूरे 25 साल पहले वो घर छोड़कर गई थी, और इन 25 सालों में मैं बहुत कुछ बदल गया है। तुम तो अपनी दुनिया में इतना खो गई हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि माँ तुम्हारे जाने के 4 साल बाद ही चल बसी थी। ये सब सुनकर माया का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में नमी थी। राजू, मुझे माफ कर दो। किस गलती की माफी? तुमने तो वही किया जो तुम्हें सही लगा, अच्छा लगा। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी तुमने पर किस्मत के साथ दिया। मेरा जो अहलिया जीवन में आई गरीब थी, किंतु समझदार थी। मुझे और मेरे घर को संभाल लिया, और फिर भी पागल यही कहती है कि मैंने उसका जीवन संवार दिया। तुम्हें आजादी प्यारी थी, मुझे बंधन। देखो आज कौन ज्यादा खुशी है, और कितना सुनाओगे? माया ने रुआसी स्वर से कहा। सुनाओ। सुनने वाला अधिकार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं था। आज तो मैं तुम्हें वो आईना दिखा रहा हूँ जो इतने सालों में तुम्हें किसी ने नहीं दिखाया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तुम्हें माया, मैंने
मैं तो तुम्हें मरते वक्त भी पुकारा था, पर तुम उस वक्त भी तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें कैद न कर लूं, तो तुमने मेरे पास मेरे आखिर वक्त में आकर भी मुझे नहीं देखा। माया, अब शब्द तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हर आजादी सुखद नहीं होती। जीवन में रिश्ते का बंधन बहुत जरूरी है। एक लड़की के लिए चाहे मायका हो या ससुराल, उसका मान सम्मान रिश्तों में बांधने में ही है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा में रहकर ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। हो सके तो मेरी बात को याद रखना। अब चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। ज्यादा दूर तक आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि वो मेरे प्यार में बंधी है। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। मैं देखती रह गई। मेरी आंखों में आज पश्चाताप के आंसू थे। मैं खुद को ठगा महसूस कर रही थी, मानो अहलिया ने मुझसे राजू को ठगा लिया हो। मैं मुझे मन से घर आकर आईने के सामने खड़ी खुद को दुहाई दे रही थी। समय में इतना आगे निकल गई थी कि मैं पता नहीं चला। अब मेरे पास अकेलेपन और चेहरे पर झुर्रियों और सफेद बाल की अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था। मेरी आजादी के प्रति मां मंग हो चुका था। आज राजू ने कुछ मुझे बोला, वो एक शब्द बिल्कुल ठीक था। जिस बंधन में मैंने 25 साल पहले ही तोड़कर आजादी प्राप्त की थी, आज उसी बंधन बनकर मैं राजू कितना खुश है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। क्या है मेरा अस्तित्व? आज राजू के पास सब कुछ है, मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और खुद मेरी आजादी की जिद ने आज मुझे उस दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी कोई भी मंजिल नहीं थी। आज मैं बेतहाशा रोई, लेकिन मेरे आंसू साफ करने वाला भी कोई नहीं था। मैंने अपनी जिद के कारण एक एक रिश्ते को खो दिया था। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे पति, सबको खो चुकी थी। मैं साथ थी तो बस ये चार दीवारी जो चीख चीख कर मुझे कोस रही थी। कुछ बंधन ही हमें आजादी का सही मतलब समझाते हैं। खुले आसमान में उसी आजाद पंछी शाम ढलती धरती में लौट आती है।